नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारत ने नई पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक किया परीक्षण। भारत और फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत बना सकते हैं जेट इंजन। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत फेज 2 में होगा एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण। HAL अब स्वदेशी चिनूक श्रेणी का परिवहन हेलीकॉप्टर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना अपनी तैनाती जारी रखे हुए है, क्योंकि चीन के साथ गतिरोध अभी भी बना हुआ है और जरूरत पड़ने पर हम सैनिकों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन सैनिक पूरी तरह से अभी नहीं हटे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके की चुनौती से त्वरित रूप से निपटने के लिए तैयार हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर एक सवाल का जवाब देते हुए ये भी कहा कि गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती के संबंध में पिछले महीने अप्रैल की तरह यथास्थिति जारी है। अरुणाचल प्रदेश में 15,200 फीट की ऊंचाई पर आमने सामने है भारत और चीन के सैनिक। भारत और चीन के बीच बर्फ से ढकी सीमाओं में से एक बामुला दर्रा, जिसे सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत की सीमा चौकी को चिन्हित करने वाली झोपड़ियां चीनी सैनिकों से कुछ ही मिनटों की पैदल दूरी पर है, जहां चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के सैनिक बर्फ से ढके हुए क्षेत्र को नियंत्रित कर रहे हैं। दूसरी ओर इंजीनियरिंग सेवा के पूर्व महानिदेशक ने बताया कि चीन हमारे साथ सलामी स्लाइसिंग का खेल खेल रहा है। लद्दाख में घुसपैठ अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास किलेबंद गांव और सीमा तक नई सड़कें। सलामी स्लाइसिंग उन छोटे उकसावों के इस्तेमाल के लिए किया जाता है जिनमें से कोई भी अपने आप में युद्ध को भड़काने वाली गतिविधियां नहीं होती हैं। ऊंची चोटियों के कारण ऊंचाई पर बने इन दर्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता और न ही चीन के द्वारा बनाए गए अवलोकन चौकी पर, जिसे भारतीय सेना एक सुनने वाले केंद्र के तौर पर देखती है। अधिकतर रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण दिखाई दे सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि खतरनाक हो। भारतीय वायुसेना को बचे हुए 4 में से 3 राफेल अगले साल फरवरी में मिलेंगे। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम समय पर 2 इंजन वाले मल्टी रोल लड़ाकू विमान राफेल की डिलीवरी के लिए फ्रांस के आभारी हैं। आगे उन्होंने कहा कि जो अंतिम राफेल है उसके लिए वायुसेना को इंतजार करना पड़ेगा। जो लास्ट राफेल विमान की डिलीवरी है उसे लेकर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि आखिरी विमान, जो कि भारत के हिसाब से तैयार है, सभी परीक्षणों के समाप्त होने के बाद ही देश को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने भविष्य में राफेल के रखरखाव के मुद्दों और भारत में डी लेवल रखरखाव सुविधा की स्थापना को लेकर रक्षा मंत्री से भी चर्चा की है। चीन भले ही नियमों और समझौतों का उल्लंघन करते हुए अपनी कायराना करतूतें करता रहे, लेकिन भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारत ने फ्रांस से कहा कि उसके पास अपनी सीमाओं पर चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और क्षमता है। भारत यात्रा पर आई फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने भी कहा कि चाइना पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में, खासकर दक्षिणी चीनी सागर में और अधिक आक्रामक होता जा रहा है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरने वाले अरबों डॉलर के CPEC, अफगानिस्तान में उथल पुथल और क्षेत्र से उत्पन्न आतंकवाद के बढ़ते खतरों का भी मुद्दा उठाया। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच कई रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत हुई है और सबसे बड़ा मुद्दा रहा इंजन के विकास के लिए। आपको बता दें कि फ्रांस राजी हो गया है भारत में जेट इंजन बनाने के लिए, जिसे कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम भारतीय प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के साथ मिलकर किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने केवल इतना ही बताया कि नया इंजन अभी फ्रांस में भी नहीं बन रहा है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रांस की फर्म साफरान ने भारत को पहले ही अपने M884 4 कोर का इस्तेमाल करने का ऑफर दे चुकी है, जिसका इस्तेमाल नए इंजन को बनाने में किया जाएगा, जो कि 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगा। और फ्रांस इसके कोर सेक्शन की सभी तकनीकों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार भी है, और जिसे DRDO के इंजन के साथ भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा आफ्टर बर्नर सेक्शन में। साफरान ये भी ऑफर भारत को दे चुका है कि वो अपने डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत देगा नए इंजन को टेस्ट करने के लिए। लेकिन ये टेस्ट जो है वो फ्रांस में किया जाएगा और इसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। हालांकि दोस्तों शायद ऐसा लग रहा है कि भारत फ्रांस के साथ ही इंजन तकनीक के निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस यहाँ पर काफी मोटी रकम मांग रहा है। वो किस तरीके से नेगोशिएट करना है वो भारत और फ्रांस को मिलकर तय करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है हम अगर फ्रांस के साथ भी इंजन सहयोग के लिए जाते हैं, क्योंकि रोल्स रॉयस ऑलरेडी हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंजन की होती है वो भी देने को तैयार है। हालांकि दोनों ही देश पैसा मोटा मांग रहे हैं। अब ये विचार भारत के हाथों में है कि वो किस तरीके से प्राइस नेगोशिएट करता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भारत ने आज ओडिशा के बालासोर तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया और ये मिसाइल है नेक्स्ट जनरेशन वाली।
ये अग्नि सीरीज की मिसाइलों का एक एडवांस वर्जन है जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को DRDO के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि टेस्ट के दौरान अग्नि प्राइम मिसाइल में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं और ये उच्च स्तर की सटीकता के साथ मिशन के सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकती है। अग्नि प्राइम अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक से लैस होने की वजह से बहुत कम वजन वाली मिसाइल है। इसका पहला टेस्ट जून 2021 में किया गया था। आपको बता दें कि इसमें लगी एडवांस टेक्नोलॉजी में नया कंपोजिट प्रपल्शन सिस्टम, इनोवेटिव गाइडेंस और कंट्रोल मैकेनिज्म है। साथ ही इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम लगा है। अग्नि 5 को मैन्यूवर किया जा सकता है पॉइंट 1 पर भी, जिसे कि दुश्मन इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। और ये कैनिस्टर वेरिएंट में है, जिससे कि जो भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है उनके पास लॉन्चिंग ऑप्शन बढ़ जाएंगे। अग्नि प्राइम मूविंग टारगेट्स को भी खत्म कर सकती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स। और ये भी कहा जा रहा है कि ये री एंट्री व्हीकल 4 एक्यूरेट फिन के साथ है, जो कि डिमांड के अनुसार मैन्यूबल किया जा सकता है, और वो भी हाई एक्यूरेसी में जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस फर्म्स के साथ एक मुलाकात की, जिसमें कहा गया है कि उन्हें भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करना होगा, जिसके तहत वो अपने सिस्टम्स को भारत में बनाएं। फ्रांस की रक्षा मंत्री भी इस बारे में हाँ कर चुकी है। उन्होंने भी कहा कि वे भारत में एडिशनल राफेल जेट्स को इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाने के लिए भी तैयार है, और फ्रांस भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का स्वागत करता है। DRDO अब 2 लंबी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों पर काम कर रहा है, जो कि प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से जानी जाएंगी। और इन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में पहले से तैयार की गई टेक्नोलॉजी, जो कि HSTDV के लिए बनाई गई है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के नए ट्रायल्स करेगा, जो कि 2022 से शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को 2022 में आधिकारिक रूप से मंजूरी भी मिल जाएगी। प्रोजेक्ट विष्णु के फेज 1 के तहत सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किया जाएगा, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर होगी। और प्रोजेक्ट विष्णु के फेज 2 में एक कॉम्पैक्ट, स्मॉलर और रेयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाया जाएगा, जिन्हें कि फाइटर जेट से दागा जा सकता है, और इनकी रेंज होगी 700 किलोमीटर। यानी कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत अब नए तरीके से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को तैयार कर रहा है, जिन्हें कि अलग अलग ऑप्शन से दागा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये मिसाइलें हमारे फाइटर जेट से दागी जाएंगी तो हमारे फाइटर जेट्स की जो क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी, और भारत यहाँ पर डोमिनेटिंग पावर के साथ सामने आएगा। HAL ने अब भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH के डिजाइन और विकास पर काम शुरू कर दिया है, जो कि 13 टन का मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा, और ये आने वाले समय में भारतीय सशस्त्र बलों के MI-17 बेड़ों की जगह लेगा, और ये 2032 के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन HAL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक ने कहा कि HAL अब 20 से 24 टन के हेलीकॉप्टर पर भी काम करना चाह रही है, जो इसे भारी भरकम परिवहन हेलीकॉप्टर वर्ग की श्रेणी में रखेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि IMRH से परे HAL नए हेलीकॉप्टर वर्ग के कॉन्फ़िगरेशन पर काम करने से पहले सशस्त्र बलों के साथ चर्चा करेगा। लेकिन ये जो नया हेलीकॉप्टर होगा वो बोइंग के CS-47 चिनूक की तरह ही होगा। सबसे खास बात यह है कि HAL के अधिकारियों ने कहा कि IMRH के बाद हेलीकॉप्टर की अगली श्रेणी में अगली पीढ़ी के रोटर सिस्टम और फास्ट एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन, बेटर स्पीड यानी कि बेहतर गति और कॉम्पैक्ट रेडियस के लिए पुश प्रोपेलर की सुविधा होगी। यानी कि HAL भी अब चिनूक की तरह अपना स्वदेशी हेलीकॉप्टर बना रहा है, क्योंकि दोस्तों भारतीय वायुसेना को इस वक्त चिनूक हेलीकॉप्टर्स की और अधिक जरूरत पड़ रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात यह है कि यह हेलीकॉप्टर M777 हाउइजर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कहीं पर भी डिप्लॉय कर सकता है। BSF के जवानों ने पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर इलाके में एक ड्रोन को बरामद किया। BSF के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि बरामद किया गया ड्रोन मेड इन चाइना है और ये पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में आया है। BSF के सीनियर अधिकारियों ने इलाके में पहुंचकर सर्च ऑपरेशन में जवानों की मदद की। हालांकि अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं मिली है कि इस ड्रोन में किस तरीके के हथियार का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। BSF ने कहा कि शुक्रवार रात करीबन 11:10 में अमरकोट के पास बॉर्डर आउटपोस्ट पर BSF की पेट्रोलिंग टीम को कुछ आवाज सुनाई दी। ड्रोन काफी नीचे उड़ रहा था और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीबन 300 मीटर और BSF के घेरे से 150 मीटर की दूरी पर देखा गया। BSF की कई टीम इलाके में तलाशी अभियान चला रही है, ताकि इस बात का पता चल सके कि इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था। पाकिस्तान के खास दोस्त तुर्की की कंपनी भारत को मल्टी रोटर मिनी UAV ऑफर करने की तैयारी में। इस मिनी UAV को अंकारा स्थित ज़ायरोन डायनेमिक्स ने बनाया है। इस कंपनी में 30% हिस्सेदारी भारत की DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज ने खरीद की हुई है। कंपनी ने बताया कि उसका मल्टी रोल UAV प्लेटफॉर्म ZCQM
सफल परीक्षण के बाद निर्यात के लिए तैयार है। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक तुर्की के इस ड्रोन को लेकर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। एनाडोलू एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ायरॉन डायनेमिक्स अपने इस मल्टी रोटर यूएवी प्लेटफॉर्म को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में। ये यूएवी इस कंपनी का पहला ऐसा उत्पाद होगा जिसे भारत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय कंपनी DCM श्रीराम इंडस्ट्री ने $35 लाख में इस कंपनी के 30% शेयर भी खरीदे थे। कंपनी का दावा है कि वो अगले साल 100 ऐसे ड्रोन को भारत में निर्यात कर सकता है। कंपनी मार्च 2022 में भारत में रक्षा टेंडर के लिए डेमो उड़ानें भी आयोजित करेगी। कंपनी भारत के जरिए अपने बिजनेस को पूर्वी एशिया के देशों में निर्यात करने की योजना बना रही है। ज़ायरॉन डायनेमिक्स ने ZCQM मल्टी रोटर यूएवी प्लेटफॉर्म के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया है। ZCQM ने जमीन से 1.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर 80 मिनट तक उड़ान भरी थी। तुर्की की इस कंपनी का दावा है कि उसकी ये यूएवी अलग अलग मौसम स्थितियां जैसे कि रेगिस्तान, सैंडस्टॉर्म, अर्कटिक ठंड, भारी वर्षा और बर्फीले तूफान आदि में भी ऑपरेट की जा सकती है। इस टेस्टिंग के जरिए कंपनी अपने यूएवी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य प्रमाणन यानी कि MIL STD 810G का सर्टिफिकेशन भी इसने प्राप्त कर लिया है। ज़ायरॉन डायनेमिक्स अभी भी इसके कई डेवलपमेंटल ट्रायल जारी किए हुए हैं। हालांकि दोस्तों भारत को ये ड्रोन लेने नहीं होंगे क्योंकि एर्दोगन भारत के खिलाफ UN में भी बोलता है और सब जगह पर वो हमेशा कश्मीर मुद्दा उठाता है। और हम इसको क्यों दे फायदा, चाहे इसका ड्रोन 1 किलोमीटर उड़े या फिर उड़े ही ना, हमें इसको मार्केट देने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे स्टार्टअप्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो तैयार कर रहे हैं अपने स्वदेशी ड्रोन को, तो हमें इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही हम इसको मौका देंगे। हालांकि स्वदेशी कंपनी जो कि श्रीराम है, जिन्होंने इनके शेयर्स खरीदे हैं, इनकी क्या मंशा हो सकती है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी भारत को, टर्की को किसी भी तरीके का कोई डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।